चलिए, व्रण वेदना के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं व्रण के उपद्रव की। देखिए, दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करना। व्रण के उपद्रव अलग होते हैं और व्रणित के उपद्रव अलग होते हैं। व्रण यानी कि जो वुंड बना है उसमें होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशन, और व्रणित यानी कि रोगी जिसको व्रण हुआ है उसको हम व्रणित कहते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने व्रण व व्रणित दोनों के उपद्रव बताए हैं। व्रण के उपद्रव तो 5 होते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है व्रण के उपद्रव बताइए, तब दिमाग में हम क्या लिख के आते हैं कि कंडू होगी, रुझा होगी, और ये बिल्कुल अगर नहीं पढ़ा हुआ होता है तो बिल्कुल दिमाग नहीं चलाते हो आप लोग कि किस क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। आप अंट कुछ भी लिख के आओगे तो ध्यान रखना है, सॉरी, तो ध्यान रखना है आपको कि व्रण के उपद्रव क्या होंगे। व्रण के 5 उपद्रव होते हैं, ठीक है। दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, रट लेना, जो करना है करना, लेकिन याद यही रखना है, कुछ भी गलत नहीं लिख के आना है वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो व्रण के उपद्रव कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? जैसे मैंने आपको व्रण के आकृति पढ़ा दी, व्रण के श्राप पढ़ा चुकी, गंध पढ़ा चुकी, वर्ण पढ़ा चुकी, वेदना। जो ये हमने 5 चीजें पढ़ी हैं, ये क्या है? व्रण के उपद्रव। जो प्राकृत होता है वो तो ठीक है, लेकिन हमने विकृत की भी बात की है, वो सारे क्या होंगे? इनके उपद्रव। तो ध्यान रखिएगा, व्रण के उपद्रव कितने हैं? 5 हैं। फिर बात करें व्रणित के उपद्रव, यानी कि रोगी को व्रण की वजह से कौन कौन से उपद्रव हो सकते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने व्रणित के कितने उपद्रव बताए हैं? काउंटिंग अच्छे से याद रखनी है। कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। व्रण के उपद्रव 5, व्रणित के उपद्रव 10। व्रण के कौन कौन से 5 उपद्रव? आकृति, श्राव, गंध, वर्ण, वेदना। व्रणित के उपद्रवों के नाम आपको नहीं भी याद हो तो चलेगा, लेकिन काउंटिंग याद रखना है, 10 है। जिसमें देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना। हिक्का, श्वास, कास आप एक साथ पढ़ते हो तीनों चैप्टर, ठीक है। सर्दी, अतिसार एक साथ याद रख सकते हो, क्लियर बात। फिर उसके बाद तृष्णा और मूर्छा एक साथ याद रख सकते हो। बचे 2, ज्वर और अरुचि, ये भी याद रह जाएंगे। तो थोड़ा ट्रिकी तरीके से अपने दिमाग में कुछ बना करके अगर याद करोगे तो ये भी इजीली याद हो जाएंगे, कोटेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आचार्य चरक ने व्रण के कितने उपद्रव बताए हैं? 16। अब देखना, व्रण संबंधी 16 उपद्रव बताए हैं आचार्य चरक ने। नाम याद रखना, वो केवल संख्या याद रखनी है, कोई नहीं आपसे पूछेगा। उसमें भी देख लीजिए, वातस वाले ज्यादा होते हैं, जैसे कि पक्षाघात हो गया, सिरा स्तंभ हो गया, अपतानक हो गया, उन्माद हो गया, ये ही चीज, हानुग्रह हो गया, जो जो वातज विकार है ना, वो मेनली ज्यादा होते हैं। तो ये आपको रटने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेना, छोड़ देना, कोई नहीं पूछेगा आपसे। फिर बात करते हैं व्रण के दोष। आचार्य चरक ने 24 दोष बताए हैं व्रण के। व्रण के 24 दोष बताए हैं। दोष क्या, व्रण के दोष क्या है? व्रण के दोष वो होते हैं जिनकी वजह से व्रण ठीक नहीं हो पाता है, यानी कि व्रण में ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे व्रण की हीलिंग नहीं हो पाती है, उनको हम व्रण के दोष कहते हैं। और इनकी भी केवल आपको संख्या याद रखनी है, 24 के नाम याद नहीं रखने हैं, केवल संख्या याद रखनी है कि व्रण के दोष कितने हैं? 24। आचार्य चरक की तो आपको चीजों के केवल नाम याद रखने हैं। व्रण संबंधी उपद्रव 16 है, व्रण की गंध 8 है, व्रण के दोष 24 हैं, दुष्ट व्रण 12 हैं। ये केवल संख्या याद रखनी है, अंदर की चीजें आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन देख लेते हैं, चलिए, क्यों नहीं व्रण की हीलिंग हो पाती है, क्या दोष उत्पन्न हो जाते हैं व्रण में। तो स्नायु, अगर व्रण के आसपास के स्नायु सड़ जाए, शिरा में क्लेद हो जाए, शिरा सड़ जाए, ठीक है, व्रण ज्यादा गहरा हो जाए, व्रण में कृमि भक्षण कर जाए अस्थियों का भेदन होने की वजह से, और व्रण के भीतर शल्य हो, व्रण में विष का संपर्क हो जाए, तो इन कारणों से क्या होता है? व्रण हील नहीं हो पाता है, ठीक है। और क्या कारण है? सर्पणात, यानी कि व्रण एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने लग जाए, व्रण में नख, काष्ठ, इनसे भेदन हो जाए, वहां की त्वचा का घर्षण हो जाए, व्रण के जो लोम है उनमें अति घट्टन हो जाए, या आपने अगर व्रण का बंधन किया है तो उसका मिथ्या बंधन हो जाए, आपने अति स्नेहन कर दिया हो, अति वैषज्य से वहां पर चूर्ण वगैरह से कर्षण कर दिया हो, अजीर्ण में भोजन किया हो, अति भोजन कर लिया हो, व्रणित ने विरुद्ध भोजन किया हो, असात में भोजन किया हो, चिंता शोक क्रोध में ज्यादा रहता हो, दिवा स्वप्न ज्यादा करता हो, व्यायाम ज्यादा करता हो, मैथुन ज्यादा करता हो, और निष्क्रियत्वात्, समय पर चिकित्सा ना कराने की वजह से, यानी कि इन 24 दोषों के कारण व्रण हील नहीं हो पाता है। देखो, पहली बात तो ये कि आपको इन 24 के बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है।
फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं भी याद करोगे तो भी याद रह जाएंगी। आप मुझे बताओ, अजीर्ण भोजन, असात्विक भोजन, विरुद्ध भोजन, शोक, दिवा, स्वप्न, क्रोध, ये आपको याद रखने की जरूरत है या खुद से याद रह जाएगा, अपने आप ही याद रह जाएगा। तो कुछ जो चीजें आपको इजीली याद हो रही हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम इग्नोर भी कर दो कि नहीं बस हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। नहीं, अगर आपको याद हो रही है क्योंकि इजी है, व्रण के अगर कोई 24 दोष भी याद करना चाहे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है, एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप वो दिमाग में फिट हो जाते कि हाँ ये दोष होते हैं, इनकी वजह से व्रण हील नहीं हो पाता है। तो जिनको दिमाग में बैठ रहा है तो जबरदस्ती भुलाने की भी कोशिश नहीं करनी। अगर आपको याद रह रहा है एक बार पढ़ने से तो याद रखना भी है, ठीक है। फिर आचार्य चरक ने दुष्ट व्रण, मैंने आपको बताए थे कि 12 बताए। कौन कौन से 12 दुष्ट व्रण बताए हैं? जो व्रण श्वेत हो, जो व्रण अवसन्न वर्तमा हो, यानी कि जिसमें मांस अधिक ज्यादा हो, दशा हो गहराई तक, अति स्थूल वर्तमा हो, जो व्रण का मार्ग है वो अधिक मोटा हो, अति पिंजर जो अधिक पीला हो, नील जो व्रण अधिक नीला हो, श्याव जो ज्यादा श्याव हो, जिसमें पीड़िकाएं ज्यादा हो, रक्त कृष्ण अति पूतिक और रौप्य रोपण करने योग्य, और कुंभी मुखी जिस व्रण के भीतर पूय अधिक हो। ये सारे कितने हैं? टोटल 12। और ये क्या है? दुष्ट व्रण। ये भी एक बार देख लेना, आपसे नाम नहीं पूछेंगे, केवल संख्या ही पूछी जाती है कि आचार्य चरक ने दुष्ट व्रण के कितने प्रकार बताए हैं, तो 12। और उसमें भी देखो, इसको भी याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। कितने तो वर्ण वाले हो गए? श्वेत, नील, श्याव, रक्त, कृष्ण, वर्ण हो गए। साथ साथ अति पिंजर भी क्या है? वर्ण, या अति पिंजर को आप पीत भी याद रख सकते हो। तो ये 5-6 तो वर्ण वाले ही हो गए। फिर 2 ये हो गए अवसन्न वर्तमा, अति स्थूल वर्तमा। फिर उसके बाद जहाँ पे पीड़िका ज्यादा हो, कुंभी मुखी और रौप्य। इसको भी याद करने में कोई बड़ी महाभारत नहीं है, इसको भी इजीली याद कर सकते हैं आप। एक बार तो वर्ण याद कर लो अपने अकॉर्डिंग कि नील, पीत, श्याव, रक्त, कृष्ण, ये सारे वर्ण वाला होगा तो वो दुष्ट व्रण होगा, ठीक है। अधिक मोटा होगा तो ऐसा नहीं है यही याद करना, आप ये वाला भी याद रख सकते हो कि व्रण का मार्ग अधिक मोटा है। तो ऐसे भी अगर आप याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजीली याद हो भी जाएंगे। फिर उसके बाद आती है व्रण की साध्य असाध्यता। अष्टविध व्रण वस्तु में त्वक स्थित, मैंने आपको 8 अधिष्ठान बताए थे व्रण के, कि त्वक में होगा मांसरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। इस तरीके से 8 स्थान बताए थे। तो उन 8 स्थानों में से अगर व्रण त्वचा में स्थित होता है या त्वचा को विदीर्ण करने वाला जो व्रण होता है वो तो सुख साध्य है। बाकी त्वचा के बाद फिर चाहे मांस में हो, सिरा में, स्नायु में, अस्थि में, संधि में, मर्म में या कोष्ठ में, त्वचा को छोड़ करके अन्य 7 स्थानों में होने वाला जो व्रण होता है वो कैसा होता है? कृच्छ साध्य होता है। तो क्लियर है बात? साध्य साध्यता में आपसे अधिष्ठान के अकॉर्डिंग साध्य साध्यता पूछी जाए तो लिख दोगे। फिर बात करते हैं हम सुख साध्य व्रण कौन से होते हैं? जो व्रण जो है युवा को हो, क्योंकि युवा जो एज होती है उसमें बल भी ठीक ठाक रहता है, अच्छा बल रहता है शरीर में, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, और न्यूट्रिशनल जो कैपेसिटी होती है वो भी अच्छी होती है। इसीलिए जो युवा व्यक्ति हैं अगर उनको कोई व्रण होता है तो उनके व्रण जो होते हैं वो सुचिकित्सकीय होते हैं। जो व्यक्ति दृढ़ शरीर वाले हैं, ठीक है, प्राणवान हैं, सात्विक हैं, जो छोटी मोटी चीजों से घबराते नहीं, उनके व्रण सुचिकित्सकीय होते हैं। अगर जो व्रण है वो स्फिग पर, गुदा पर, इंद्रियों पर, ललाट पर, कपोल पर, ओष्ठ पर, जानु जत्रु के पास या मुख के भीतर होते हैं, ये सुख साध्य हैं। अब देखो यहाँ सर्जरी का जो पेपर होगा ना, वहां आपसे ये जो सुख साध्य व्रण और ये कुछ कोई नहीं पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है AIPCT में, कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा कि यहाँ का व्रण सुख साध्य होगा, कृश साध्य होगा, असाध्य होगा। तो जो देखिए जहाँ पर हम छेदन वेदन इजीली कर सकते हैं वहाँ के व्रण सुख साध्य होते हैं, जैसे स्फिग है, गुदा है, इंद्रिया और ललाट, कपोल, ओष्ठ, यहाँ पर छेदन वेदन इजीली किया जा सकता है। तो यहाँ के जो व्रण होंगे वो कैसे होते हैं? सुख साध्य होते हैं। कृशाद्य व्रण कौन से होंगे? जहाँ से श्राव ज्यादा हो, दुर्गंध युक्त श्राव हो, व्रण में दोष भी आ गए हो, 16 उपद्रव हो, 24 व्रण के दोष, सब चीजें एक साथ उपस्थित हो, तो वो व्रण कैसे होते हैं? कृष्णाद्य होते हैं। याप्य व्रण कौन से होते हैं? जिनमें स्ट्रक्चर क्लोज ही हो जाए, जैसे निरुद्ध प्रकाश है वहां पे कवरिंग हो जाती है, सन्निरुद्ध बुध है, ठीक है, जठर, ग्रंथि, कोष्ठ, प्रमेही,
प्रमेय के व्रण कैसे होते हैं, यहाँ पे होते कभी ठीक नहीं होते हैं। उपकुश भी यहाँ पे ही होता है, विसर्ग भी आसानी से ठीक नहीं होता, अस्थि, शत और व्रणगंती। तो आपको सारे याद रखने की नहीं है, आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जितना याद रह सकता है उतना याद इसमें से रख लेना। फिर बात करते हैं दुष्चिकित्सकीय व्रण। तो जितने भी ऊर्ध्व शत्रुगत की चीजें हैं, जैसे कि नेत्र है, दंत है, नासा है, कर्ण है, अपांग है, यहाँ पे सब जगह मर्मों के स्थान है, सब जगह कोई ना कोई मर्म होती है। अगर उन स्थानों पर कोई व्रण हो रहा है तो वो दुष्चिकित्सकीय है, क्योंकि आप उसकी सही तरीके से चिकित्सा भी नहीं कर सकते। ठीक है, नितंब है, पार्श्व नितंब भी एक मर्म है, पार्श्व है, कुक्षीय, देखो मर्मों के ही नाम आएंगे। उर है, उर पर भी मर्म होते हैं, अपला पर स्तंभ स्तनों पर मर्म होते हैं, कक्षा पर भी मर्म होगा, संधि है, पूय रक्त युक्त, तो जितने भी मर्म वाले स्थान आएंगे वहां सब पे जो व्रण होते हैं वो दुष्चिकित्सकीय होते हैं। फिर बात करें सुख रोपणीय व्रण, जो मैंने आपको अभी पहले पढ़ा चुकी, इससे पायु, ललाट, गंड, ओसी, ये जब सभी हमने पहले पढ़ा था, यानी कि सुख साध्य जो व्रण है वो वही है। फिर आए असाध्य व्रण, अगर व्यक्ति के प्राणों का क्षय हो गया हो, मांस का क्षय हो गया हो, उसको श्वास का अरुचि रोग से वो युक्त हो, रुधिर का अधिक स्राव हुआ हो, पूय अधिक हो, और मर्म स्थानों पर जो व्रण होते हैं वो कैसे होते हैं, असाध्य होते हैं। तो इनमें से आपको जैसे भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी याद रहता हो, मैंने ये नहीं बोला है कि जो इसमें लिखा है वो आपको सारा याद करना है, लेकिन आपको पढ़ना है, और जो चीज़ आपको याद रह सकती है वो आपको इजीली याद रखनी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो मस्ट है, उसका मैं पहले ही बोल रही हूँ कि ये चीज़ तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, बाकी की चीज़ों को आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा है, ये बात मैं भी जानती हूँ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं व्रण के चिकित्सा सिद्धांत की। ये कोटेशन आपको टिप्स पे होना चाहिए, कोटेशन नहीं तो इसकी हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए। व्रण का चिकित्सा सिद्धांत क्या है? देखिए, हमने व्रण के मूल 6 पढ़े थे, यानी कि हमने देखा था व्रण में मेनली 6 तरीके से होता है, या किन किन दोषों का संयोग होता है, यानी कि व्रण के होने में कौन कौन कारण होता है। तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और आगंतुज, इस तरीके से हमने व्रण के 6 मूल पढ़े थे कि इन 6 कारणों की वजह से कोई भी व्रण हो सकता है। फिर हमने व्रण के परिग्राही, व्रण परिग्राही बोलो, व्रण के स्थान बोलो, व्रण वस्तु बोलो, व्रण के अधिष्ठान बोलो, या अल्सर की साइट बोलो, कितने पढ़ा हमने? 8 थे। फिर हमने व्रण के लक्षण पढ़े थे, लक्षण बोलो, उपद्रव बोलो, एक ही बात है। कितने पढ़े हमने? 5 पढ़े, गंध, वर्ण, श्राव, वेदना और आकृति। ठीक है, व्रण की हम चिकित्सा आगे पढ़ेंगे, कितनी होती है? 60 उपक्रम होते हैं। सुश्रुत ने व्रण चिकित्सा के 60 उपक्रम और चरक ने व्रण चिकित्सा के 36 उपक्रम बताए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने व्रण के बारे में इतनी नॉलेज अभी तक पढ़ ली है। व्रण के मूल 6 हैं, व्रण के अधिष्ठान 8 हैं, व्रण के लक्षण या उपद्रव 5 हैं, और व्रण की चिकित्सा 60 है। तो अब हम चिकित्सा पढ़ने वाले हैं कि व्रण के 60 उपक्रम कौन से होते हैं। आचार्य चरक ने तो 36 उपक्रम बताए हैं व्रण के। ठीक है, हम सर्जरी पढ़ रहे हैं, हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आचार्य चरक ने क्या बोला है? प्रारंभ से ही सभी प्रकार के व्रणों में आपको क्या चिकित्सा करानी है? कोई भी कहीं का भी व्रण हो, आपको वमन, विरेचन, शस्त्रक्रिया, बस्ती, इन शोधन उपायों में से जो भी उस व्रण और व्रणित के अकॉर्डिंग उचित हो, उस उपाय को करवाइए दोष को निकालने के लिए, तथा जो मार्ग समीप हो उसके अकॉर्डिंग चाहे आप वमन करा दो, विरेचन करा दो, बस्ती लगा दो। ठीक है, कोई भी, या सर्जरी जरूरी है तो वो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आचार्य चरक ने तो इस तरीके का सिद्धांत दिया था कि आपको कोई ना कोई तो शोधन कराना पड़ेगा, और अगर शल्य क्रिया करानी है तो वो भी आप करा सकते हो, लेकिन नजदीकी मार्ग से कराना है। अब हम सुश्रुत की बात करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कितने उपक्रम बताए हैं? व्रण के 60 उपक्रम बताए हैं, 60 उपक्रम बताए हैं। ये सारा ही मतलब देखो, 2-4 बार पढ़ना, अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं है कि 60 उपक्रम के नाम एग्जाम में पूछे गए हों, लेकिन चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं। अभी तक आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हो कि 60 उपक्रम जो है का वर्णन कीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप जो है 2-4 बार पढ़ के कम से कम इतना तो दिमाग में रखना कि ये उपक्रम आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा में व्रण की में बताया भी है या नहीं। ठीक है, तो देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कोई व्रण हुआ, मान लीजिए कोई दोष के अकॉर्डिंग व्रण हुआ है,
और उसमें आम बनाया, तो सबसे पहले आप उस रोगी को क्या करोगे, भूखा रखोगे, अब तर्पण चिकित्सा करवाओगे, उसको कुछ खाने के लिए नहीं दोगे क्योंकि व्रण में क्लेद होता है। फिर उसके बाद दूसरा काम आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर कोई व्रण हुआ है तो उस पर कोई ऑइंटमेंट लगाओगे, कोई कल्क लगाओगे, तो हमने आलेप लगा दिया। आलेप लगाने के बाद जब भी वो आलेप सूखेगा तो हम उसका परिषेक प्रक्षालन करेंगे, तो आपने परिषेक करा दिया। फिर उसके बाद हम उस पर हीलिंग के लिए जात्यादि, घृत, तेल, इससे कुछ से अभ्यंग करेंगे। ठीक है, वहां पे जो क्लेद हो रहा है उसको सिखाने के लिए स्वेदन करेंगे। अगर व्रण में अंदर ग्रंथि बनती जा रही है तो विमलापन करेंगे। उष्ण द्रव्यों से उसके पाक के लिए उपना बांधेंगे। ठीक है, और वो व्रण में जो भी क्लेद है उसका पाचन हो उसके लिए पाचन द्रव्य देंगे। फिर वहां पर जो पस बन रही है उसका विश्रावण यानी कि ड्रेनेज कराओगे। तो ये 9 क्रम तो आप जनरली लिख सकते हो। अब तर्पण अलग से याद रख लेना। सबसे पहले आपने क्या किया, आलेप लगाया, आलेप सूखा तो फिर आपने उसका परिषेक यानी कि प्रक्षालन कर दिया। फिर आपने वहां पे घी की मालिश कर दी। घी की मालिश के बाद वहां पे जो क्लेद था उसको सुखाने के लिए आपने स्वेदन और विमलापन कर्म करवा लिए, उपना करवा लिए, पाचन करवा लिया, और जो पस भर गई है उसको निकालने के लिए विश्रावण कर लिया। ठीक है, इस तरीके से पहले के 9 उपक्रम आपको याद रह जाएंगे। फिर उसके बाद पंचकर्म वाले उपक्रम लेके आइए। क्या करो, स्वेदन तो आप पहले करा चुके हो देखो, तो अब आप स्नेहन करवाओ, वमन करवाओ, विरेचन करवाओ। ये 3 काम करवा लिया आपने शोधन के। अब मैंने जो आपको अष्टविध शस्त्रकर्म पढ़ाए थे, सारे 8 के 8 कर्म लिख दो यहाँ पे। क्या करना है आपको, छेदन, भेदन, धारण, लेखन, ऐषण, आहरण, वेदन, विश्रावण, सीवन। ये मैंने अष्टविध शस्त्रकर्म पढ़ाए, वो सारे आपको यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, अब सीवन हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करवाना होता है, व्रण का संधान। तो जैसे ही सूचरिंग करते हैं उसके बाद हम संधान की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। व्रण का संधान करवाना है। संधान के बाद अगर वापस उसमें पस भरती है तो उसका फिर से पीड़न करवाते हैं। फिर वहां पर शोणित जो निकला था उसका स्थापन, यानी कि जो ब्लड वेसल वगैरह वहां से डैमेज हुई थी उनको रखने के लिए तो शोणित स्थापन करवाएंगे। निर्वापण और उत्कार का कोई भी गर्म लेप वगैरह वहां पे करा सकते हैं। फिर व्रण की धीरे धीरे हीलिंग चल रही है तो वो कषाय का प्रयोग करेंगे, व्रणवर्ती का यूज कर सकते हैं, कल्क का लेप कर सकते हैं, घृत, तेल, रस क्रिया इनका किसी का लेप कर सकते हैं। व्रण पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो इसलिए अवचूर्णन कर सकते हैं। व्रण को बाहर के इन्फेक्शन से बचाने के लिए व्रण का धूपन कर सकते हैं। ठीक है, व्रण को वापस उसकी पहली त्वचा वाली स्थिति में लाने के लिए उसका उत्साधन, ज्यादा नीचे धस गया है तो उसको ऊपर उठाओ, और ऊपर धसा हुआ है तो उसको नीचे बिठाओ, यानी कि उत्साधन अवसाधन वाला कर्म करवा सकते हो। फिर उसके बाद अगर व्रण जो है कठिन हो गया है तो मृदु कर्म करवाओ। ठीक है, मृदु हो गया है तो दारुण कर्म करवाओ। क्षार कर्म, अग्नि कर्म, ये कर्म करवाने हैं। अगर व्रण जो है बहुत ज्यादा व्हाइटिश हो गया है, पांडु पड़ गया है वो व्रण वाला स्थान त्वचा का, तो वहां पे आपको कृष्णीकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर व्रण का स्थान काला हो गया है तो वहां पे आपको पांडु कर्म करवाना पड़ेगा। वहां पे आप किसी भी घृत, तेल, चूर्ण, कल्क किसी से प्रतिसारण करवाओगे जिससे त्वचा है वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आए। त्वचा जब भी व्रण बना होगा तो वहां के त्वचा के सारे बाल वाल हट गए होंगे, तो आपको व्रण रोपण के बाद वहां पर त्वचा पर धीरे धीरे बाल आने लग जाए, रोमकूप आने लग जाए, तो क्या करना है, रोम का संजनन करना है। ठीक है, फिर आता है रोमापहरण। अगर ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो बालों को हटाइए। फिर आती है, जैसे हमने यहाँ पे वमन विरेचन पहले करवा लिया, उसके बाद दोनों बस्ती कर्म, उत्तर बस्ती। ठीक है, उसके बाद आप व्रण का बंधन करवाओगे, पत्ते वत्ते बांधने हैं वो बांधोगे। अगर कीड़े पड़ रहे हैं तो क्रमिक औषध का प्रयोग करोगे। व्यक्ति क्रश हो गया है तो व्रणघन चिकित्सा कराओगे। व्रण में अगर विष का संयोग हो गया है तो विषग्न चिकित्सा कराओगे। फिर उसके बाद उसका ऊर्ध्व शत्रुगत शोधन, शिरो विरेचन नस्य कराओगे। मुख शोधन के लिए कवल कराओगे। वापस से उसका धूमपान करवा सकते हो, मधुसर्पी का अभ्यंग करवा सकते हो, यंत्र, आहार, रक्षा विधान। इस तरीके से इन पूरे प्रोसेस के बाद ही कोई व्रण की प्रॉपर हीलिंग होती है। तो मुझे पता है एक बार में याद नहीं होंगे, 60 नाम है याद करने के लिए, लेकिन कोशिश करना कि देखिए टुकड़ों में याद करो। पहले 9 याद कर लिए, फिर आपने स्नेहन, वमन, विरेचन याद कर लिया, फिर आपने अष्टविध शस्त्रकर्म याद कर लिया, फिर आपने संधान, पीड़न 2 याद कर लिए, फिर उसके बाद शोणित, स्थापन, निर्वापण, उत्कार का याद कर लिए, फिर आपने ये रसशास्त्र वाली चीजें याद कर ली, प्रधूपन, उत्साधन, अवसाधन ये याद कर लिया, फिर ये कर्म वाले आपने याद कर लिए। ठीक है, फिर प्रतिसारण, रोम संजनन, रोमापर्ण एक साथ याद कर लिया, बस्ती वाले एक साथ याद कर लिए, बंध, पत्रदान याद कर लिया।
फिर उसके बाद ये एक-एक करके आप याद रख सकते हो। तो एक ही बार में नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे कोशिश करोगे तो मुश्किल भी नहीं है, याद हो जाएगा। क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन क्या पता आपके एग्ज़ाम में आना हो, तो पढ़ के ज़रूर रखना, छोड़ना मत, ठीक है? फिर आचार्य चरक ने जो 36 उपक्रम बताए हैं, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम पढ़ के छोड़ देना। 36 उपक्रम आपको नहीं पढ़ने हैं, आपसे अगर एआईपीजीटी में भी पूछा जाएगा, तो वो क्या बोलते हैं, षष्ठी उपक्रम से ही कोई ना कोई चीज़ उठा के पूछी जाएगी। यहाँ से ना तो अब पूछा जाएगा, ना बाद में, ठीक है? बस याद ये रख लेना कि आचार्य चरक ने सबसे पहला उपक्रम कौन-सा बताया था? शोफग्न बताया था। कौन-सा? शोफग्न। शोफ को दूर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करवाते हैं? रक्त निर्हरण करवाते हैं। तो जैसे कि, और इसमें भी आपको देखिए, ये किसी को 60 याद नहीं हो रहे, किसी ने एकदम छोड़ दिया तो छोड़ देना, लेकिन 2 बातें याद रखनी है। षष्ठी उपक्रम में पहला उपक्रम अवतर्पण है और 60वां उपक्रम रक्षा विधान है। ये चीज़ तो हर किसी को टिप्स पे होनी चाहिए। नीट में भी उठा के आपसे पूछ लिया जाए ना कि षष्ठी उपक्रम में सबसे पहला उपक्रम कौन-सा है? अवतर्पण। सबसे लास्ट वाला रक्षा विधान, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो नीट में भी आपको इसका आंसर आना चाहिए। वैसे ही चरक वाला पहला उपक्रम शोफग्न है और सबसे लास्ट वाला है लोमहरण। लोम उत्पन्न करने के लिए कुछ द्रव्यों के चूर्णों का लोमाहरोहण, ठीक है? तो लोम के आरोहण के लिए हम कुछ चूर्णों का यूज करते हैं। बाकी के ये 36 आपको बिल्कुल याद नहीं करने, पेज को ऐसे के ऐसे ही बंद करके छोड़ देना, ठीक है? तो ये जो व्रण वाली सारी चीजें थी, जिसमें हमने व्रण वेदना, व्रण की गंध, आकृति, स्राव, उपद्रव, जो जो सब कुछ पढ़ा है, कहीं ना कहीं 2 मार्क्स में, यहाँ से देखो, रोहित व्रण पढ़ा हमने, शुद्ध व्रण पढ़ा हमने, ठीक है, रूढ़ व्रण पढ़ा हमने, सारे आपको 2 मार्क्स में जो मैंने इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ाई है वो अवॉइड नहीं करनी है, इग्नोर मत करना, पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए, 10 मार्क्स में आए, क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। तो टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। कुछ चीज़ आपको लगी हो कि हमें समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, बेझिझक होके आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो किसी भी टाइम, आपको डिटेल में और एक्सप्लेन किया जाएगा, कुछ रह गया होगा तो, लेकिन पढ़ना ज़रूर है आपको, ठीक है ना? चलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम व्रणितागार।